उसकी माँ उससे सामान्य तरीके से मिलती है, पूछती है कि क्या उसने खाना खाया और उसे कुछ खाने के लिए बैठने को कहती है। वो उसकी पत्नी को दोष देती है और बड़बड़ाती है कि एक औरत जिसने इतनी बार बच्चों को जन्म दिया है, उसे इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वो खाना खाने से मना कर देता है और साफ तौर पर कहता है कि जब उसकी पत्नी और बच्चे भूखे हों तो वो खाना नहीं खा सकता। उनके बर्तन में चावल नहीं बचे हैं, इसलिए वो अपनी माँ से कुछ अनाज देने के लिए कहता है। वो पलटकर जवाब देती है कि उन्हें खाना ही नहीं चाहिए। वो कहती है कि ये खाने की बर्बादी है और कुछ वक्त का खाना न खाने से वे मर नहीं जाएंगे। वो उससे विनती करता है और जोर देता है कि वो उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। भले ही एवे की सिर्फ बेटियां हों, पर वे अभी भी कीन परिवार का खून है। वो उसे चेतावनी देता है कि वो नहीं चाहेगी कि बाहर ये बात फैले कि वो एक क्रूर सास है जो अपने ही परिवार को भूखा मारती है। वो उसे आखिरी बार कहता है कि अगर उसने उसे अपनी पत्नी और बेटियों का पेट पालने नहीं दिया तो वो सारे रिश्ते तोड़ देगा। बूढ़ी औरत सदमे में है और अपनी माँ से इस तरह बात करने के लिए उसे एक कुलक्षणी बेटा बुलाती है। उसका भाई भी इसमें शामिल हो जाता है। बड़ा भाई बीच में टोकते हुए कहता है कि उनकी माँ सिर्फ वही चाहती है जो सबके लिए अच्छा हो, और उसे याद दिलाता है कि उसकी पत्नी ने 5 पैसे डुबाने वाली लड़कियों को जन्म दिया है। वो दावा करता है कि वे किन नाम के लिए शर्मिंदगी लेकर आए हैं, इसलिए कुछ वक्त का खाना न मिलना उसके लिए कोई बड़ी त्रासदी नहीं है। वैसे भी चीन पोंग पलटकर जवाब देता है कि क्योंकि बड़े भाई को सारे फायदे मिलते हैं, इसलिए उसके लिए बोलना आसान है। अगर सिर्फ चीन वोंग कम पैसे खर्च करता, भाई उसकी बात काट देता है और अपमानित महसूस करता है। आखिर चीन वोंग ही इकलौता वारिस और भविष्य के लिए परिवार की इकलौती उम्मीद है। वो आखिर एक स्कॉलर है और परिवार का पूरा भविष्य उसी के कंधों पर टिका है, तुम्हारी तरह नहीं जिसका कोई बेटा तक नहीं है। भाई तर्क देता है कि जब चीन वोंग आखिरकार शोहरत और दौलत हासिल कर लेगा तो पूरे परिवार को फायदा होगा, हाँ, यहां तक कि थर्ड ब्रांच को भी। लेकिन चीन पोंग एक तीखा सवाल पूछता है। अगर चीन वोंग के सहपाठियों को पता चला कि उसकी ट्यूशन का खर्च उसकी अपनी बहनों को बेचकर निकाला गया है, तो क्या उसे स्कूल में रहने दिया जाएगा? बड़ा भाई हक्का बक्का रह जाता है और पूछना चाहता है कि उसका मतलब क्या है। वो पूछता है कि क्या चीन पोंग वास्तव में उसे धमकी दे रहा है। मैं भला कैसे दे सकता हूं? चीन पोंग जवाब देता है, हालांकि उसके लहजे से कुछ और ही लग रहा है। वो जोर देता है कि वो सिर्फ हकीकत बता रहा है, जो उसकी नजरों में कोई धमकी नहीं है। सच कहूं तो वो सिर्फ प्रैक्टिकल हो रहा है। वो इशारा करता है कि बड़े भाई को सारे मजे लेते हुए वहां खड़े होकर ऐसी ठंडी और व्यंग्यात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। वो अपनी मांग साफ कर देता है। वो यहाँ अनाज के लिए आया है और अभी जानना चाहता है कि क्या उसकी माँ उसे अनाज देगी। आखिरकार मैट्रियार्च मान जाती है और बड़े बेटे को थोड़ा अनाज लाने के लिए कहती है, क्योंकि तीसरे बेटे की पत्नी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। वो खुद से कहती है कि उसे थोड़ा दिल दिखाना ही होगा, चाहे सिर्फ परिवार की इज्जत और चीन वोंग के उज्जवल भविष्य को बचाने के लिए ही सही। वो इसे एक श्राप बताते हुए बड़बड़ाती है, जैसे कि उसका पूरे परिवार पर कोई उधार हो। लेकिन चीन पोंग उस छोटे से हिस्से को देखकर ताना मारता है। वो उसे बताता है कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है और ज्यादा की मांग करता है ताकि उसे हर रोज वापस न आना पड़े। उसे यकीन नहीं होता कि वो इसे काफी समझती है, जबकि उसका पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर है। हम देखते हैं कि जहां बूढ़ी औरत को सिर्फ स्कॉलर के भविष्य की चिंता है, वहीं चीन पोंग अपनी पत्नी और बच्चों को भूख से मरते हुए देखने से मना कर देता है। वो एक बड़े हिस्से की मांग करता है और उसे चेतावनी देता है कि वरना वो कल सुबह फिर वापस आ जाएगा, जो जाहिर तौर पर वो बिल्कुल नहीं चाहती। माट्रियार्च को एहसास होता है कि क्योंकि खेती का सारा काम उसी की मेहनत पर टिका है, इसलिए वो उसे अपनी ताकत खोने नहीं दे सकती। वो अनमने ढंग से थोड़ा और अनाज डालती है और बड़बड़ाती है कि ये आखिरी सीमा है और उसे एक दाना भी और नहीं मिलेगा। वो दावा करती है कि ये उनके लिए कई दिनों तक चलेगा और उसे याद दिलाती है कि वो उसी का खून है, उसका प्यारा तीसरा बेटा। वो कहती है कि वो उसे कभी भूखा नहीं रहने देगी और उसे अपने घर पर खाने का न्योता देती है, जबकि उसकी बेटियों के लिए उसने नाम मात्र का अनाज छोड़ा है। उसके दिमाग में उन्हें सिर्फ जिंदा रहने लायक खाने की जरूरत है। वो उससे कहती है कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि बाकी परिवार को भी उस चावल की जरूरत है। माँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बिना एक्स्ट्रा ग्रेन के काम चला लूंगा, वो कहता है, लेकिन आपको रोई की रिकवरी के लिए मुझे कुछ एग्स देने होंगे।
वो जानता है कि सिर्फ पतले चावल के सूप से काम नहीं चलेगा। लेकिन बूढ़ी औरत इस बात पर भड़क जाती है कि एक मामूली लड़की के लिए एग्स की क्या जरूरत है। वो पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है, और उसे याद दिलाती है कि वे एग्स बाजार में बेचने और पैसे कमाने के लिए हैं। वो दावा करती है कि उसका प्यारा पोता तक उन्हें नहीं खाता, तो उसकी पत्नी तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन चीन पोंग जानता है कि कब बात मोड़नी है। अब थोड़ा नाटक करने का वक्त है। वो एक ठंडी आह भरता है और कहता है कि वो जानता है कि उसकी माँ उसे सिर्फ 5 बेटियां होने की वजह से नीची नजरों से देखती है। वो अफसोस जताता है कि वो अपने बड़े भाई की तरह खुशकिस्मत नहीं था जिसका बेटा है, और शायद वो बिना किसी देखभाल के ही मर जाएगा। वो उसे याद दिलाता है कि रोई एक स्कॉलर की बेटी थी, जिसने सिर्फ एक ट्रेजेडी की वजह से उनके साधारण परिवार में शादी की थी। वो दावा करता है कि उनके मौजूदा हालात में दूसरी पत्नी ढूंढना नामुमकिन होगा, इसलिए बेहतर है कि वो अपनी जिंदगी से हार मान ले, क्योंकि कोई उसे प्यार नहीं करता। माट्रियार्च अपने बड़े बेटे का जिक्र करने पर उस पर चिल्लाती है और उस दिन को कोसती है जब उसने ऐसे मुसीबत पैदा करने वाले बेटे को जन्म दिया था। वो उसे 2 एग्स फेंक कर देती है और कहती है कि उसकी पत्नी को फ्रूगल होना चाहिए। वो अभी भी इस बात पर बड़बड़ा रही है कि सिर्फ लड़कियां पैदा करने के बाद उसकी पत्नी खुद को क्या चीज समझती है। असली सामान हाथ में आने के बाद चीन पोंग को अपनी बेइज्जती होने का कोई बुरा नहीं लगता। इस मौसम में रिजल्ट्स ही सब कुछ है। वो जल्दी से शुक्रिया कहता है और एक ऐसे शुक्रगुजार बेटे का नाटक करता है जिसे पता था कि उसकी मां अभी भी अंदर ही अंदर उसकी परवाह करती है। सच कहूं तो अगर उसका अभी उस बूढ़ी औरत के साथ झगड़ा हो गया तो उसका पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। वो उसे चेतावनी देती है कि भविष्य में अपने बड़े भाई के साथ ज्यादा तमीज से पेश आए और मुसीबतें पैदा करना बंद करे। आखिर बड़ा भाई उनके स्कॉलर वोंग का पिता है। इसके साथ चीन पोंग आखिरकार घर वापस जाने की तैयारी करता है। जेठानी ताना मारती है और पूछती है कि उसने इतना स्नीकी होना कब सीखा। उसे डर है कि वो एक स्कॉलर के तौर पर वोंगर की रेपुटेशन खराब कर देगा। परिवार का एक और सदस्य बोलता है और सुझाव देता है कि उसकी बातें गलत हैं, क्योंकि चीन पोंग भी इसी घर का हिस्सा है। वो कहती है कि उसकी पत्नी और बच्चे खाने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए 2 बंस ले जाने को अपराध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। मैट्रियार्च बड़बड़ाती है कि ये सिर्फ 2 बंस ही तो हैं और हैरान होती है कि वे कम से कम एक बार तो शांति से खाना क्यों नहीं खा सकते। वापस अपनी झोपड़ी में कड़ाके की ठंड है, इसलिए वो तुरंत आग जलाने का फैसला करता है ताकि खाने के साथ सबको गर्मी मिल सके। चीन पोंग को एहसास होता है कि उसका परिवार इस बात से खौफ में है कि वो उन्हें बेच सकता है, इसलिए वो ऐसे रहने का फैसला करता है जैसे उसने उनके डर पर गौर ही नहीं किया। वो उनसे कहता है कि चीजों को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन न करना ही बेहतर है और उन्हें मुख्य खाना बनने तक थोड़ा कुछ खा लेने के लिए कहता है। रुआवे मानती है कि वो बहुत भूखी है, लेकिन उसकी आवाज में एक गहरा अपराध बोध है, क्योंकि उसने एक और बेटी को जन्म दिया है। वो महसूस करती है कि उसे किसी भी बात की शिकायत करने का कोई हक नहीं है और वो उससे विनती करती है कि वो उससे नाराज न हो। जब वो खाना बनाने की पेशकश करती है तो वो उसे तुरंत रोक देता है और याद दिलाता है कि वो अभी रिकवरी के दौर में है और उसने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। हम देखते हैं कि घर में बहुत कम चीजें बची हैं, इसलिए वो धीरे से जोर देता है कि जो कुछ भी उपलब्ध है वो पहले उसे खा ले। वो उसे लगातार टोकता रहता है और असली चिंता के साथ थोड़ा सा खाना उसके सामने रखता है। वो बार बार उसे एक निवाला लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी ताकत अभी कितनी कमजोर है। ये एक शांत और बार बार की जाने वाली गुहार है। एक ऐसा आदमी जो उन थोड़े से टुकड़ों से अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहा है जिन्हें वो जुटा पाया है। वो उसे खाते रहने के लिए कहता रहता है, यहां तक कि बर्लिन का जिक्र भी करता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसे नरिशमेंट देने पर है। उसकी आवाज नरम लेकिन पक्की बनी रहती है। वो बस थोड़ा और खाने की अपनी सरल सी रिक्वेस्ट दोहराता रहता है। कमरे में टेंशन एक खड़ी सीढ़ी चढ़ने जैसी है, जहां हर कदम पिछले से भारी होता जा रहा है। जैसे जैसे वे अपनी हकीकत का सामना करते हैं, रुआवे उसके हाथों की ओर देखती है और सोचती है कि वो इतना ध्यान क्यों दे रहा है और उसे इतनी सावधानी से क्यों पकड़ रहा है। वो उसके टच से उलझन में है, ये सोचकर कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वो गुस्से में क्यों नहीं है। अंदर ही अंदर वो खुद को दोष दे रही थी और सोच रही थी कि ऐसी जिंदगी में वो कभी किसी शानदार चीज की हकदार कैसे हो सकती है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगी
और सबको मजबूत और हेल्दी रहने के लिए इन एग्स की जरूरत है, लेकिन डर बना रहता है। वो सोचती है कि अगर उसने सच में उसे बेचने का फैसला कर लिया तो उसके बच्चों का क्या होगा। चीन पोंग इस बात को मजाक में उड़ा देता है और उससे कहता है कि वो उसकी पत्नी है और उनके बीच इतनी दूरी या फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे रोना बंद करने के लिए कहता है, ये जिक्र करते हुए कि उसने सुना है कि रिकवरी के दौरान रोना आंखों के लिए बुरा होता है और उसकी आंखें काफी चमक रही हैं। वो आगे कहता है कि ये बड़े दुख की बात होगी अगर वो रो रोकर अंधी हो गई। हालांकि उसे तुरंत एहसास होता है कि ये बात उसकी सोच से थोड़ी ज्यादा रूखी लग रही थी। उसका मतलब ये था कि रिकवरी के दौरान रोना आंखों के लिए बुरा है और अगर उसे कोई लंबी बीमारी हो गई तो ये एक बड़ी समस्या बन जाएगी। रुआवे ने खुद से कहा कि भले ही ये दुर्लभ दयालुता उसे बेचने पर बेहतर कीमत पाने के लिए हो, फिर भी उसे जिंदा रहने का रास्ता ढूंढना ही होगा। उसे अपने बच्चों को फिर से देखना था और वो खुद को इस तरह से बर्बाद होने या हार मानने नहीं दे सकती थी। अब चीन पोंग ने उसे धीरे धीरे खाने के लिए कहा ताकि उसका दम न घुटे। उसकी आवाज में एक ऐसी नरमी थी जो उनके घर के लिए बिल्कुल अनजान थी। उसने उसे भरोसा दिलाया कि कोई उसका खाना नहीं छीनेगा और वादा किया कि वो बाकी चीजें भी ले आएगा ताकि खाने के बाद वो आराम कर सके। हम रुआवे की उलझन को और गहराते हुए देखते हैं। उसने कीमत का जिक्र तक नहीं किया था, जिससे उसे लगा कि शायद उसे बेचने का उसका डर गलत था। शायद उम्मीद की एक किरण के साथ उसने सोचा कि उसका उसे बेचने का वास्तव में कोई इरादा नहीं है। फिर चीन पोंग ने बच्चों को अपनी छोटी बहन को बाहर खेलने ले जाने के लिए कहा और इस बात पर जोर दिया कि वो वॉशिंग अप खुद संभाल लेगा। बच्चे चारों तरफ इकट्ठा हो गए और छोटी बेबी स्यावू को देखकर हैरान होने लगे कि वो कितनी क्यूट है। रुई ने एक ठंडी आह भरी और अफसोस जताया कि एक लड़की के लिए खूबसूरती के कोई मायने नहीं है। उसने इस हालात के लिए अपनी खुद की बेबसी को जिम्मेदार ठहराया। उसे लगा कि अगर उसने एक बेटा दिया होता तो उसकी बेटियों को इतनी मुश्किल जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। उसके दिमाग में एक वारिस की कमी ही वो वजह थी जिसकी वजह से उन सब के साथ बुरा बर्ताव किया गया और उनकी बड़ी बहन को बेच दिया गया। उसने बच्चों को पास बुलाया, वो उन्हें चेक करना चाहती थी और ये देखकर उसे राहत मिली कि वे काफी फुर्तीले और हेल्दी लग रहे थे। जब उसने पूछा कि क्या उन्होंने खाना खा लिया है तो छोटी दुओ दुओ खुशी से चहकी कि उसका पेट पूरी तरह भर गया है, जो कि इस बार सच था। फिर भी थोड़ा शक करते हुए रोई ने आर्या से पूछा कि जो खाना उन्होंने अभी खाया वो दादी लाई थी या कोई और रिश्तेदार। आर्या ने बताया कि रिश्तेदारों ने कुछ नहीं किया, उनके पिता ने खुद खाना बनाया था और उसने आग जलाने में उनकी मदद की थी। ये सुनकर रोई हैरान रह गई क्योंकि उसे पता था कि घर खाली है और वो समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिले। उसने अंदाजा लगाया कि उन्होंने जरूर उधार लिया होगा। हालांकि उनका परिवार के लिए खाना ढूंढना उनके पुराने स्वभाव से बिल्कुल अलग था। आखिरकार उसने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उनका इरादा सबको बेचने से पहले बस खिला पिलाकर तैयार करना न हो। बाहर मौसम अभी भी बहुत ठंडा था और हम कड़वी हकीकत देखते हैं कि उनके पास नए बेबी के लिए बुनियादी सामान तक नहीं था। फिलहाल वो नन्ही बच्ची के लिए बारीक राख प्लांट ऐश का ही इस्तेमाल कर सकता था, जिसे वो सावधानी से छान रहा था ताकि वो नरम रहे। उसे उम्मीद थी कि इससे उसकी स्किन खराब नहीं होगी। हालांकि ये पूरा सीन उसे बहुत अजीब और सरियल लग रहा था। ये एक सपने जैसा था। उसने बहुत समय ऐसी ही गर्मी और घरेलू शांति के पल की चाहत में बिताया था। ट्रेजेडी ये थी कि उसे ये पहले कभी नहीं मिला था और उसे डर था कि अगर उसने आंखें बंद की तो सब गायब हो जाएगा। उसने गौर किया कि रोई उसे देख रही है और उसने पूछा कि वो सो क्यों नहीं रही है और मजाक में पूछा कि क्या उसके चेहरे पर कुछ लगा है। जवाब में उसने एक छोटी सी मुस्कान दी जो वसंत की गर्म हवा की तरह सुकून देने वाली थी। हमें याद रखना चाहिए कि रोई एक स्कॉलर की बेटी थी जिसकी परवरिश तहजीब और शिक्षा के साथ हुई थी। हालांकि कीन परिवार में सालों की मुश्किलों ने उसे दिन ब दिन कमजोर कर दिया था। वो सलीकेदार लड़की जो वो कभी थी अब धुंधली पड़ गई थी और उसकी जगह एक ऐसी महिला ने ले ली थी जिस पर मुश्किल जिंदगी का भारी बोझ था। चीन पोंग ने पूछा कि क्या उसे वॉशरूम जाना है और बेसिन लाने की पेशकश की, लेकिन उसने धीरे से मना कर दिया। उसने बताया कि उसकी नाक पर थोड़ी कालिख लगी है और उसे पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस पल की नजदीकी ने उसे लगभग एक इंट्रूडर जैसा महसूस कराया,
जैसे कि वो किसी और की पत्नी के साथ मर्यादा पार कर रहा हो। लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर वो इस दौर में एक शांत और ईमानदारी भरी जिंदगी जीना चाहता है तो उसे वो सब कुछ अपनाना होगा जो ये साथ लेकर आया है। और इसमें उसके सामने खड़ी महिला और उनके नवजात बच्चे को अपने परिवार के रूप में स्वीकार करना भी शामिल था। उसने खुद